मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जिस तरीके से आपने मेरी दोनों वीडियोस को देखा है, जिस तरीके से लाइक किया है, उसे शेयर किया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, वर्णमाला। लास्ट दो वीडियोस में हमने जो पढ़ा है उसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा था हमने वर्ड से। वर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक इकाई जो होती है आपकी शब्द होती है, माफ कीजिएगा मैंने बोल दिया। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब है अर्थ देने वाली इकाई, जो कुछ ना कुछ आपका अर्थ दे, वो क्या कहलाएगी? आपकी शब्द कहलाएगी। इसके बाद हम आगे आ गए थे अपनी वर्णमाला में। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह। वर्णों का कैसा समूह? व्यवस्थित या क्रमबद्ध। ये आपकी वर्णमाला है। देखिए, वर्णमाला में कैसा समूह है? व्यवस्थित, बिल्कुल अरेंजिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि छोटा आ यहां लिखा या बड़ा आ यहां लिखा, बिल्कुल अरेंज में। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। उनका विभाजन बताया था। ये बोर्ड पर सारा का सारा विभाजन है, पूरी वर्णमाला लिखी हुई है, पूरा का पूरा वर्णमाला कैसे कैसे डिवाइड है, सब सारा लिखा हुआ है। आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आप इसे याद कर सकते हैं। एक चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो देखिए, हल्का सा देख लेते हैं। वर्णमाला में 12 वर्ण होते हैं। मैंने आपसे पूछा था कुल स्वरों की संख्या या स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, तो 11 होती है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अयोग्य वाह कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं आपसे पूछने लगूं व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी है, तो 33 है। अगर मैं आपसे करने लगूं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25 है। अगर मैं आपसे जिक्र करने लगूं अंतस्तीय व्यंजन कितने हैं, आप कहेंगे सर 4 है। अगर मैं आपसे कहने लगूं ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं संयुक्त व्यंजन कितने हैं, आप कहने लगेंगे सर 4 हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूंगा उत्क्षेपित या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 हैं। अगर आप इन्हें टोटल को सम करेंगे 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46 और 4 संयुक्त व्यंजन 50 और 2 उत्क्षेपित व्यंजन, तो कितने हो गए? 52 हो गए। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और मैंने आपको बताया था ये जो संयुक्त व्यंजन है कितने हैं? 4 हैं। आज इन्हें देख लेते हैं पहले कि संयुक्त व्यंजन, आपकी संयुक्त व्यंजन 4 कैसे कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे इनका जोड़ किया गया है, इनको जरा देख लेते हैं। अब तक हमने जो जिक्र किया था दोनों वीडियो में, अब तक यहाँ तक जिक्र किया था। आगे आज जो हम डिस्कस करेंगे स्वरों का विभाजन देखेंगे, व्यंजन का विभाजन भी देख सकते हैं अगर मौका लगा, लेकिन स्वर का विभाजन तो हम देखेंगे। पहले हल्का सा देख लेते हैं कि जो संयुक्त 4 व्यंजन है ये कौन कौन से हैं और इनका कैसे विभाजन, कैसे संयुक्त होकर ये बने हैं। तो देखिए, संयुक्त का विभाजन आपका, संयुक्त वर्णों का विभाजन देख लेते हैं हल्का सा। देखिए, मैंने आपको बताया संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं आपका छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखिए, ये जो छा है किससे मिलकर बनता है? आयोग 1 नंबर का प्रश्न बनाता है कि जो छा है किससे मिलकर बना है। तो छा किससे मिलकर बना है? आपका बना है का हलंत और प्लस मूर्धन्य शा। किससे मिलकर बना है? का हलंत प्लस मूर्धन्य शा। उसके बाद आयोग पूछता है आपसे त्रा किससे मिलकर बना है? त्रा किससे मिलकर बना है? ता हलंत और आपका क्या है? रा से मिलकर बना है। उसके बाद पूछता है ये ज्ञा किससे मिलकर बना है? तो ज्ञा किससे मिलकर बना है? आपका बना है जा और प्लस के अइया से मिलकर बना है। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा प्लस अइया। यह कौन सा है? चा वर्ग का लास्ट वाला पंचम अक्षर। और ये जो श्रा है, श्रा किससे मिलकर बना है? ये बना है शा, ये बना है शा और प्लस के आपके रा से। तो ये पूछ लेता है आयोग क्या कहता है? आयोग सवाल कैसे पूछता है? देखिए, आयोग ये से पूछता है कि ये जो का है, हलंत का के बाद कौन सा वर्ड आता है? कौन सा वर्ड आता है? खा नहीं आता है। हलंत का के बाद कौन सा आता है? शा। या ये पूछ लेगा ये जो छा है ये किन वर्णों से मिलकर बना है? हो सकता है आपको छा में ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन देगा कि भैया का प्लस के शा। आपको दूसरा ऑप्शन दे देगा
का प्लस के शाहलंत, तीसरा ऑप्शन दे देगा काहलंत, शाहलंत, और चौथा ऑप्शन दे देगा काहलंत और शाह। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको आयोग देगा, तो आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, कभी पहला मार देंगे, कभी तीसरा मार देंगे। लेकिन राइट आंसर कौन सा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राइट आंसर कौन सा है? 4th है, काहलंत और मूर्धन्य शाह। देखिए आयोग ऐसे ही प्रश्न बनाता है, हलंत पे जरूर ध्यान देना है। हो सकता है मूर्धन्य शाह जो है, जब उच्चारण स्थान बताऊंगा इसे मूर्धन्य शाह बोलते हैं, उच्चारण स्थान में आप देखेंगे हो सकता है इस पे हलंत लगा हुआ हो, तो ये ध्यान देने वाली बात है। पूछता है आपसे त्रा कैसे बनता है? आधा ता प्लस रा से। ज्ञा कैसे बनता है? आधा जा प्लस अय्या से। श्रा कैसे बनता है? आधा शा प्लस रा से। ये तो हुई संयुक्त व्यंजन। इसके बाद कुछ वर्ण और होते हैं, जैसे आपके आते हैं अर्धस्वर, जैसे पूछ लेता पार्श्व व्यंजन कहता होते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेता लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। ये छोटे छोटे आपसे एक नंबर में सवाल कर लेते हैं, तो हल्का सही से हम देख लेते हैं कि आपके पार्श्व व्यंजन को कौन सा होता है, आपका लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, अर्धस्वर कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं और आगत स्वर कौन से होते हैं। ये 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा फिर स्वर होते हैं। तो देखिए हम इसे भी देख लेते हैं कि भैया आपका लुंठित स्वर कौन सा होता है। तो लुंठित स्वर कौन सा है? तो देखिए लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन भी होता है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? ये होता है आपका रा। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? रा। और एक होता है आपका पार्श्व व्यंजन। बस आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, या एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व व्यंजन है। यह एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व व्यंजन नहीं है। तो देखिए पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्व व्यंजन होता है आपका ला। अब भैया बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, सर की रा होता है या ला होता है। तो देखिए लुंठित में ला आ रहा है, इसका मतलब ला के सामने ला नहीं होगा, ला के सामने क्या होगा? रा होगा। अब कैसे याद करेंगे? देखिए पार्श्व, जब आप बोलेंगे पार में रा आ रहा है, रा, इसका मतलब रा नहीं होगा, रा में क्या होगा? ला। तो देखिए ला का उल्टा इधर आ जाएगा और पार में पा का उल्टा रा आ रहा है, तो इसका मतलब उधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए पार्श्व में क्या होगा? पार में रा आ रहा है लेकिन रा नहीं होगा, क्या होगा मैडम? ला होगा। क्या होगा सर? ला होगा। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सर लुंठित व्यंजन में कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर क्या होगा? रा होगा, ना कि ला होगा। वेरी गुड। उसके बाद बात आ जाती है आपके अर्धस्वर कौन से होते हैं। देखिए आपका फिर पूछता है वो अर्धस्वर कौन से होते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? आपने देखा अंतस्थीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। कौन से होते हैं अंतस्थीय व्यंजन? या, रा, ला, वा। अब देखिए इन 4 में तो अर्धस्वर कौन से हुए? इस रा और ला, देखिए रा और ला आपके पार्श्व व्यंजन और लुंठित व्यंजन में यूज हो गए, तो बचे कौन से? 2, या और वा। तो अर्धस्वर कौन से हो गए? या, वा। कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आप इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से एक एक चीज क्लियर कराऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बशर्ते बस आपको देखते जाना है, इस वीडियोस को पूरा लगातार देखना है अंतिम तक, कहां पे जाके खत्म हो रही है आपको पूरा का पूरा सही तरीके से टॉपिक देखना है। तो ये हो गया आपका अर्धस्वर, ये पार्श्व व्यंजन, ये लुंठित व्यंजन। बात आ जाती है अब सर आगत व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए आगत व्यंजन ऐसे व्यंजन जो हमारे विदेश से लिए जाते हैं, जिनमें क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। जैसे आप बोलते हैं का, तो का गले से बोलते हैं, का बोलते हैं खा, खा की जगह खा नुक्ता लग जाता है, तो क्या बोलते हैं आप? खा। तो देखिए कौन कौन से आगत व्यंजन? 5 हैं। कौन से हैं आपके? 5 हैं। का, खा, गा, ये का के नीचे नुक्ता, खा के नीचे नुक्ता, गा के नीचे नुक्ता, और जा की जगह जा, और आपका फा। ये क्या है सर? आपके 5 आगत व्यंजन है। कहीं कहीं किताबों में 2 आगत व्यंजन दे रखा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको 5 मानना है। आगत व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। का, खा, ग, जा और फा। उसके बाद आपसे पूछता है आगत स्वर कितने हैं? तो देखिए आगत स्वर कितने हैं? आगत स्वर जो है आपके हिंदी वर्णमाला में केवल 1 है। और एक कौन सा है आगत स्वर? आप देखते हैं डॉक्टर,
जब आप बोलेंगे डॉक्टर तो ओ की ध्वनि आएगी, जो अर्धचंद्र बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका आगत स्वर। ये क्या कहलाता है सर आपका आगत स्वर, जिसमें चंद्र बिंदी लगी होती है अर्धचंद्र बिंदी। ये क्या कहलाएगा साइन आपका क्या कहलाएगा आपका आगत स्वर। तो देखिए आगत व्यंजन कितने हो गए, 5 हो गए। सवाल पूछा जाएगा आगत स्वर कितने हो गया, 1 हो गया। सवाल पूछा जाएगा पार्श्व व्यंजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। सवाल पूछा जाएगा लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 होते हैं। इस तरीके से ये तो आपके वर्णमाला का ये जो बेसिक टॉपिक था ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब जो टॉपिक है हमारा क्या है, स्वर है। स्वरों का विभाजन कैसे। अब हमने 11 स्वर हैं, मैंने आपको बताया स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहते हैं सर 11 है। इन स्वरों का भी तो भाई विभाजन होगा, हो सकता है कोई दीर्घ स्वर होंगे, कोई आपके लघु स्वर होंगे, कोई इस तरीके से आपका स्वर है। तो स्वरों का विभाजन देखना है, हम हल्का सा स्वरों का विभाजन भी देख लेते हैं, कैसे कैसे आपका स्वरों का विभाजन है। तो देखिए स्वरों का विभाजन कर लेते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है, आपने बताया कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है आपकी 11। 11 आपकी क्या है, स्वरों की संख्या है। 11 आपकी स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या बराबर कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है आपकी 11 है। देखिए इनका विभाजन कैसे किया गया, इनका विभाजन कई चरणों में किया गया है, कई तरीकों से किया गया है। स्वरों की संख्या का विभाजन, तो स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है, इनका विभाजन कैसे किया गया है, स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। पहले किया गया है आपका उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। फिर किया गया है आपका उच्चारण के आधार पर। फिर किया गया है आपका जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। देखिए पहला किया गया उत्पत्ति के आधार पे, फिर किया गया उच्चारण के आधार पर, फिर किया गया है जाति के आधार पे, और चौथे नंबर पे जो किया गया है वो किया गया है आपके मुख से निकली हुई वायु के आधार पर। किसके आधार पर, मुख से निकली हुई वायु के आधार पर। मुख से निकली हुई वायु के आधार पे। किसके आधार पे, वायु के आधार पे। इसके बाद 5वें नंबर पे जो विभाजन किया गया है, ये पहले नंबर का विभाजन है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। उसके बाद 5वें नंबर का जो विभाजन है वो किया गया है आपका जीवा के आधार पे। भैया हमारी जीभ भी तो कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी बीच में अटक जाती है। तो स्वरों का विभाजन जीवा के आधार पे भी किया गया है। किसके आधार पे किया गया है, जीवा के आधार पे। किसके आधार पे, जीवा के आधार पे। उसके बाद किसके आधार पे किया गया है, जीवा के बाद किया गया है आपका ओष्ठ के आधार पे। आपके होठ भी तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं, भाई मैं भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं होठों का भी तो है, इसलिए क्या किया गया है, स्वरों का विभाजन ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे किया गया है, ओष्ठ के आधार पे। और 7वां विभाजन जो किया गया है वो किया गया मुख की आकृति के आधार पे। किसके आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे। इसे क्या कहा गया है, मुखाकृति। मुख की आकृति के कहा गया है, मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे, मुखाकृति। देखिए ये जो 3 चीजें हैं, जीवा है और ओष्ठ है और मुख की आकृति, इसे हम डायग्राम से देखेंगे। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जीवा के जो पार्ट है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर, हम पूछ लेते हैं बताइए छोटा अग्र स्वर है, मध्य स्वर है। हम पूछ लेते हैं छोटी ई अग्र स्वर है, मध्य स्वर है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, जब आप डायग्राम के हिसाब से इसे देखेंगे तो आपकी चीजें जहन में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पहले मैंने आपको बताया था किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने हैं, 2 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से किया गया है, आपका स्वरों का विभाजन 2 तरीके से आपका उत्पत्ति के आधार पे किया गया है स्वरों का विभाजन। तो देख लेते हैं स्वरों का विभाजन उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और आपका जाति के आधार पर कैसा दे रखा है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। पहला किया गया है आपका उत्पत्ति के आधार पर। कैसे किया गया है, उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर देखिए स्वरों का विभाजन 2 तरीके से किया गया है। कैसे किया गया है, 2 तरीके से। पहला होता है मूल स्वर, और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। कौन सा होता है सर, आपका संधि स्वर।
किस तरीके से किया गया है? स्वरों का विभाजन उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके से किया गया है। एक किया गया है मूल स्वर, एक किया गया है संधि स्वर। अब बात आ जाती है सर ये मूल स्वर क्या होते हैं, ये संधि स्वर कैसे होते हैं? सर मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी भी स्वरों की सहायता से मिलकर नहीं बनते। मूल स्वर कैसे स्वर होते हैं? ऐसे स्वर होते हैं जो किसी की सहायता से मिलकर नहीं बनते। मूल स्वरों की हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। सवाल बार बार आयोग पूछता है, अभी क्लर्क में आयोग ने पूछा था, अभी लोअर पीसीएस में आयोग ने पूछा था कि भैया मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है स्वरों में? तो कितनी होती है? 4 होती है। जब 4 मूल स्वर हो गए, टोटल स्वर कितने हैं? 11 है। जब 4 मूल स्वर हो गए तो 7 क्या बचे? संधि स्वर बचे। 7 क्या बचे? संधि स्वर। आपसे पूछ सकता है इसी संधि स्वर से क्या है? इसी संधि स्वर से आपके जहन में आ जाना चाहिए जो पढ़ रखे हैं स्टूडेंट है। बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर संधि में पहुंच जाइए। संधि का विभाजन है स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका कौन सी है? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भेदी तो है 5। इन स्वर संधियों से मिलकर ही तो बन रहा है। दीर्घ संधि बन रही है, गुण संधि बन रही है, वृद्धि संधि बन रही है, यण संधि बन रही है और अयादि संधि बन रही है। इसी स्वर संधि के 5 भेदे, इसलिए इसे क्या कहा गया? मूल स्वर या संधि स्वर। अब मूल स्वर का देख लेते हैं विभाजन कैसे है। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? देखिए आपका छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है और आपका छोटा आ है, आपका क्या है? छोटी ई है और छोटा ऊ है और क्या है आपका? ये वैसे ऋषि। ये जो होते हैं मूल स्वर, मूल का मतलब क्या होता है? ऋण, जिनका किसी में उत्पत्ति में जिनका किसी चीज का हाथ ना हो, ये अपने आप है स्वतंत्र, ये किसी से मिलकर नहीं बनते। चाहे आप छोटा देख लीजिए, छोटी देख लीजिए। लेकिन संधि स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो कहीं ना कहीं किसी से मिलकर बनते हैं। देख लेते हैं संधि स्वर कौन सा है। तो पहला संधि स्वर कौन सा है? बड़ा आ है। अब देखिए आपको दिखाऊंगा भी मैं बड़ा आ कैसे संधि स्वर है, कैसे मिलकर बन रहा है। बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, छोटा ए है, बड़ा ए है, छोटा ओ हो और बड़ा ओ। देखिए कैसे मिलकर बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा आ किससे मिलकर बन रहा है? तो छोटा मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस के छोटा आ, जब आप देखेंगे तो दीर्घ संधि का एग्जांपल है। छोटा आ क्या मिल जाएगा? बड़ा ई, बड़ा आ छोटा ई मिलके बनाएंगे बड़ा ई और छोटा ऊ प्लस के बड़ा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अब ये ए कैसे बनाएंगे? तो ए कैसे बनाएंगे? आ का ई के साथ मिलन करा दोगे आपका तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जब आ को छोटी ई के साथ मिलन करा दोगे तो ए बन जाएगा। जब आ का बड़ी ई, जब ए का ई के साथ मिलन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बड़े ए बन जाएगा। और जब आपका छोटे आ का ऊ के साथ मिलन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। और जब आपका क्या होगा? छोटे आ का बड़ा ओ का छोटे ऊ से मिलन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे देख लेंगे हल्का सा, हो सकता है शायद इसमें कुछ हो सकता है, मे बी 1% तो इसे चेक कर लिया जाएगा। देखिए ये क्या है? आपका संधि स्वर का डिवीजन है। 7 तरीके से 7 है संधि स्वर। कितने हैं आपके? 7 संधि स्वर हैं। ये देखिए आपका मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं और संधि स्वर कितने हैं आपके? 7 हैं। इसको आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसे कैसे आपका बनना है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं कि किस वे में है, किस तरीके से है। तो आपको देखा ये उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है किसके आधार पर? आपका उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के विभाजन कितने हैं? 4 हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन कितना है। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों का विभाजन देखते हैं। तो कैसे है उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन? उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन किस तरीके से? 4 तरीके से। लेकिन कभी कभी 3 भी दे रखा होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर कहीं 3 भी दे रखा है, कहीं 4 भी दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना। आयोग क्या पूछ लेता है? सिंपल पूछता है कि कौन सा स्वर है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या चीज है, ये चीज पूछता है। बाकी ज्यादा चीजें आपसे आयोग नहीं पूछेगा। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से है? तो देखिए आपने अभी देखा मूल स्वर,
तो इसमें भी कौन सा आता है, मूल स्वर। इस मूल स्वर का जो दूसरा नाम है इसे कहा जाता है आपका ह्रस्व स्वर। इसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो नाम है उसे कहा जाता है आपका दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो नाम है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा नाम है आपका क्या बोलते हैं उसे, संयुक्त स्वर। क्या नाम है आपका, संयुक्त स्वर। और चौथा जो कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर, प्लुत स्वर। तो चौथा नाम है आपका कौन सा है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो देखिए ये 4 उच्चारण स्थान है। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कितने हो गए, मैंने आपको बताया था भैया 4 हो गए। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर बार बार एग्जाम में पूछता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, 3 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 4 और 3 7, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। कभी कभी सवाल आपसे पूछता है ये मूल स्वर 4 कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताए थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि। ये 4 आपके क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। अब बात आई थी दीर्घ स्वर की। कभी कभी दीर्घ स्वर साथ में लिखे मिलते हैं, घबराइए मत। अगर आयोग आपसे सवाल पूछेगा कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप मारेंगे 7। कितनी, 7 कुल दीर्घ स्वर। और अगर आपसे सवाल पूछे आयोग की दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप मारेंगे 3। देखिए बात को मेरी पकड़िए, कुल दीर्घ स्वर तो मारेंगे 7, और नॉर्मल पूछ ले दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी, 3 है। कितनी है, 3 है। 3 कौन कौन सी है आपकी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आपको मैंने बता दूं बचे 4 कौन कौन से बचे भैया, ऐसे एड़ी, बड़े ऐसे, और भैया ओ और औ। ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके, ये हो गए 4। तो देखिए 1 2 3 4 और 4 और 3 7। तो देखिए 4 और 3 7 मिला देंगे तो कुल दीर्घ स्वर बन जाएंगे। इसीलिए देखिए बात पकड़ने वाली है, इसीलिए उच्चारण के आधार पर 4 पार्ट दे रखे हैं। कहीं कहीं क्या होता है 3 पार्ट दे रखे होते हैं, संयुक्त स्वरों को इंक्लूड नहीं करते, डायरेक्ट दीर्घ स्वरों में ही संयुक्त स्वर दिखा देते हैं। इसीलिए क्या होता है आपके एग्जाम में, इसलिए बार बार पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल दीर्घ स्वर 7 है। दीर्घ स्वर आपके 3 है और बचा प्लुत स्वर। तो देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर का उच्चारण संगीत शास्त्र में होता है, हिंदी में नहीं होता है। प्लुत स्वर की जो संख्या है वो अलग है। अब मैंने हल्का सा आपको बताया कि मूल स्वर कैसे होते हैं, जो भैया किसी के संयोग से मिलकर नहीं बनते। दीर्घ स्वर कैसे होते हैं, जो कहीं ना कहीं मूल स्वरों की संख्या से मिलकर बने। दीर्घ ही नाम है, देखिए बड़ा आ मिल रहा नहीं बन रहा है छोटा आ प्लस छोटा आ से, बड़ी ई मिल रहा है नहीं बन रहा है छोटी ई प्लस छोटी ई से, बड़ा ऊ मिल रहा है नहीं बन रहा है आ प्लस क्या कहते हैं, बड़ा ऊ बन रहा है नहीं बन रहा है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से, ए मिल रहा है ना आ प्लस ई से मिलकर बन रहा है ए। इसका मतलब क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण आपने देखा कि ऐसा, अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि इन वर्णों को उच्चारण करते समय कितना लगता है। देखिए मूल स्वर जब आप बोलेंगे आ तो हल्का समय लगा नहीं लगा हल्का आ, और देखिए दीर्घ बोलेंगे आ तो सवाल आता है जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मूल स्वर के मुकाबले 2 गुना समय लगे। कितना, 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ में टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, छोटे आ के मुकाबले 2 गुना, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, मूल स्वर की जगह इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर में भी टाइम कितना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, इनका उच्चारण करते समय 2 गुना। लेकिन ये जो प्लुत स्वर है इनका जो उच्चारण होता है इनमें कितना किया जाता है, 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होता है, जब आप देखेंगे, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं ओम, तो ओम का उच्चारण करते समय आप लेते हैं ज्यादा टाइम, तो उसमें क्या होता है एक वर्ड होता है उसको खींचते हैं। जब वर्णों का, जैसा आपने कॉमिक्स में देखा होगा, बोलते हैं धड़ाम, जब आप देखते हैं धड़ाम धड़ाम, इस तरीके से आप देखेंगे मा 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 मा, तो मा 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 क्या है, प्लुत हुए। ये क्या है, प्लुत है। इसीलिए प्लुत स्वर का क्या होता है, हिंदी में यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है कहीं संगीत शास्त्र में या फिर आपका संस्कृत में। तो देखिए प्लुत स्वर कौन सा हो जाता है, प्लुत स्वर की ध्वनि जो होती है ऐसे होती है ओम की तरह, जब आप ओम लिखते हैं। तो प्लुत स्वर में समय कितना लगता है, 3 गुना। दीर्घ समय कितना लगता है, 2 गुना। और भैया मूल स्वर में कितना लगता है, 1 गुना। इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। सवाल आता है इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, सवाल आता है इसे कितने कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और प्लुत स्वर को कितना कहते हैं, 3 मात्रिक स्वर। यह हमारा वर्णों का जाति क्या कहते हैं, आपको उत्पत्ति के आधार पे था पहले, अब उच्चारण के आधार पे। बाकी जो मैं आपके पार्ट है वो आपके आगे उसमें दिखाऊंगा, आगे उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज्यादा से
ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वॉच करिए। देखिए देखना ज्यादा जरूरी है, आप पूरी वीडियो वॉच करिए। कहीं ज्यादा अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे कहिए। कुछ सुधार चाहते हैं तो आप मुझसे कहिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें। थैंक यू सो मच। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।